हिस्ट्री नहीं, आज बोला था ना संडे को कराऊंगा। संडे को बोला था ना, हाँ। तो अभी हम निकालेंगे निर्देश चतुष्क में फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय। तो खुड्डाक चतुष्पाद मतलब क्या, खुड्डाक का मतलब लिखो यहाँ पर, खुड्डाक का मतलब क्या बोला है, अल्प वचन। क्या लिखा है, संक्षिप्त नहीं है इधर, संक्षिप्त वचन नहीं है, खुड्डाक का मतलब अब आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, निम्न में से चरक के अनुसार चतुष्पाद में पहले कौन आता है, लास्ट में कौन आता है। चतुष्पाद का सीक्वेंस पहला क्वेश्चन यही बनेगा, पूछा है क्या नहीं। तो यहाँ पर ये श्लोक अष्टांग हृदय सूत्र में एक आता है, विषयक द्रव्याणि उपास्ता रोगी पाद चतुष्टयम, फिर वहां आता है, क्या आता है, चिकित्सितम निर्दिष्टम प्रत्येकम तत्चतुर्गुणम, ये आता है, ठीक है। ये किसके लिए आता है, वाग्भट के लिए। तो वाग्भट में भी यही सीक्वेंस है, लेकिन वहां पर आता है लास्ट सेकंड वाली लाइन चेंज आती है, क्या आती है, चिकित्सितम निर्दिष्टम प्रत्येकम तत्चतुर्गुणम, ठीक है, ये आती है। और यहाँ आता है, आपको ये श्लोक याद करना है, ठीक है, विषय द्रव्याणि उपास्ता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत कारणम ज्ञेयम विकार शांत, ठीक है। तो ये आपको याद करना है किसी भी हालत में, ठीक है। हाँ, अब इस, अब यहाँ आ जाओ, एक क्वेश्चन आता है आचार्य चरक के अनुसार, पहले मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा अलग स्टाइल से आपका गलत हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन आएगा आचार्य चरक के अनुसार विकारव्युपशांते, क्या इतना से है, विकारव्युपशांते किसके लिए कहा गया है, ठीक है ना, ऐसे आएगा। और एक ऑप्शन आएगा किसके लिए, चतुष्पाद या फिर गुणवत चतुष्पाद, कौन सा, गुणवत चतुष्पाद आंसर जाएगा, ठीक है। तो ये विकार उपशांति किसके लिए आया, गुणवत चतुष्पाद के लिए आया, ये आपको सबको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, दो तरह से बनता है जो मैंने बता दिया। इसका सीक्वेंस करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चरक के अनुसार कौन सा चतुष्पाद में पहले आता है बाद में आता है, कौन से चतुष्पाद का क्रम है, विषक फिर आएगा औषध, ऐसे करके भी बोल सकता है वो, रोगी परिचारक, विषक परिचारक, रोगी, औषध, ऐसे करके चार सीक्वेंस बना के चार ऑप्शन दे सकता है, और आजकल ऐसे आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और आगे सुश्रुत आएगा, सुश्रुत ने पहले नंबर पे क्या रखा, बताओ, सुश्रुत ने वैद्य फिर रोगी को रखा, याद रखना, ठीक है ना, फिर भेषज को रखा, फिर परिचारक को रखा, लिखो सुश्रुत में, वाग्भट में तो चरक का सेम ही है, पर सुश्रुत में वैद्य आएगा, उधर वैद्य व्याधि उपसृष्टम भेषज परिचारक, ऐसे करके सीक्वेंस आएगा। कौन से चैप्टर में आएगा, कोई बता सकता है मुझे, सुश्रुत में किस चैप्टर में आता है, बताओ, कोई बोलेगा, सुश्रुत में कौन से चैप्टर में आता है चतुष्पाद, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फेमस है, युक्त सैनी अध्याय, क्या नाम है, सुश्रुत सूत्र 33 या 34, कौन सा है, विच चैप्टर, सुश्रुत सूत्र 33 या 34, उस चैप्टर का नाम है युक्त सैनी। तो सुश्रुत सूत्र कौन सा चैप्टर, कोई बता करके बताना मुझे, ठीक है। अब बताता हूं मैं आपको, एक श्लोक आया विमर्श में, मिला क्या, एक श्लोक आया ना विमर्श में नीचे, पथ्ये सती गदार्थस्य कीम औषध निषेवणे, पथ्ये असति गदार्थस्य कीम औषध निषेवणे, मिला। देखो मैं विमर्श नहीं पढ़ा था, लेकिन कुछ अच्छी चीज होती है मैं बता देता हूँ, मिला क्या,
मतलब हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? पथ्य। अब एक चीज, आपको एक क्वेश्चन आया, मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आया था वो बता दो। क्वेश्चन आया था पथ्ये सति गदार्थस्य किमोषध निषेवणे, यह श्लोक किस काल में लिखा गया? क्वेश्चन आया था यह श्लोक किस काल में लिखा गया? आज आंसर किया गया 19, 20, 18 शताब्दी या 17 शताब्दी। बोलो कौन सी शताब्दी में ये श्लोक लिखा गया? ये क्वेश्चन आया था। अब पहले आप, ये क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है? दो क्वेश्चन है ना? या तीन? तीन क्वेश्चन है, तीन। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये किस संहिता का श्लोक है। पहला क्वेश्चन हो गया करेक्ट आपका। आपने बोला लोलिम राज का वैदिक जीवन का, पहले वैदिक जीवन का है, ठीक है? वैदिक जीवन का श्लोक है और उसका राइटर कौन है? दूसरा क्वेश्चन इसी में आ गया। आंसर है उसका लोलिम राज। और तीसरा क्वेश्चन है उसका काल। तीन क्वेश्चन कवर हो गए, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसलिए विमर्श में बताइए क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना? अब आ जाओ, मेरा फेवरेट श्लोक है जो आप कुछ लोग जानते हैं, ये वाला। यहां बोल रहा है कि विकृत और प्रकृत, मतलब विकृति और प्रकृति का लक्षण, मतलब विकृति और प्रकृति का क्या लक्षण है? तो यहां बोल रहा है कि प्रकृति का लक्षण क्या है, तो लिखा कि धातु साम्य क्या है। इसी श्लोक को मैं पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूं कि धातु साम्य को क्या बोला? प्रकृति बोला, इसीलिए लिखा है साम्य प्रकृति उच्यते। पीछे इस कौन सा साम्य? धातु साम्य क्या है? प्रकृति, मतलब आरोग्य, ठीक है? और विकृति क्या है? धातु वैषम्य, समझ गए? और उसी विकृति को दुख बोला, उसी प्रकृति को सुख बोला, समझ गए? इसलिए श्लोक बोल रहा हूं मैं। और ये श्लोक शायद मैं लगभग हर बार ही बोलता रहता हूँ, ये क्लास में मेरा फेवरेट श्लोक चलता है, क्यों? मैं आपको समझाना पड़ता है कि धातु साम्य क्या है और व्याधि क्या है, ये मैं आपको बताता रहता हूँ, इसलिए श्लोक याद करना है, ठीक है? इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ श्लोक याद करने वाले हैं, लगभग अधिकतर श्लोक, ठीक है ना? इसलिए आपको ध्यान रखना है। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, समझा के पढ़ा रहा हूँ, आपको पाप नहीं काटना है और इसको बहुत सीरियसली पढ़ना है। जो लोग क्लास छोड़ रहे हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो क्लास रेगुलर ले रहे हैं उनकी मेरी गारंटी है, वो उनकी कोई चीज कमी नहीं रहेगी, ठीक है ना? मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन आप रेगुलर रहोगे, ठीक है? विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते, तो ये श्लोक याद करना है, ठीक है ना? तो धातु वैषम्य और हमारे तंत्र का प्रयोजन क्या था? ये कार्य क्या था? कार्य धातु साम्य था और धातु साम्य क्रिया से उक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम। तो इसीलिए धातु वैषम्य हो रहा है, इसीलिए तो व्याधि हो रही रोगी में। और हमारा तंत्र क्यों आया था? क्योंकि विकार हो रहे थे, इसलिए। तो विकारो धातु वैषम्यम साम्य प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञक आरोग्यम। और उस आरोग्य की क्या संज्ञा है? सुख। और उस विकार की क्या संज्ञा है? दुख। बस सिंपल। तो सिंपल डिफाइन करो, दुख क्या है और सुख क्या है। इसलिए बोलते हैं पहला सुख स्वस्थ निरोगी काया, ऐसे करके बोलते हैं। रमन कहाँ गई? गलत बात है ना? कैसे मैं किस किस को बुलाऊं? रमन हाजिर हो। और ये रमन कौन सी रमन है? सीवी रमन वाली रमन नहीं है, ये कुरुक्षेत्र वाली रमन है। आज हमने 3 पेशेंट देख लिए। आज 3 पेशेंट आए थे, अलग अलग व्याधि के थे, बड़े भयंकर। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए थे, मैं आपको भेजूंगा फोटो, आप देखना। सबके नहीं भेज सकता। एक तो खुद एमबीबीएस की बीवी है, अब बताओ आप। एक ऐसा पेशेंट था जिसका हस्बैंड एमबीबीएस है। अरे आया था आज भाई, ठीक कहाँ से कर। हाँ उसको पीसीओडी था, उसको स्किन प्रॉब्लम थी। आज आ गया उसको
नेबोथियन सिस्ट कहाँ होती? क्वेश्चन आया आज उसकी 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 यूएसजी में नेबोथियन सिस्ट आई, कोई बताएगा नेबोथियन सिस्ट कहाँ पर होती है? क्वेश्चन आया नेबोथियन सिस्ट किस जगह पाई जाती है? ये क्वेश्चन आ गया एमडी 2023 में, बताओ। वेरी गुड, सर्विक्स में। तो उसके नेबोथियन सिस्ट थी, उसको सर्विसाइटिस था यूएसजी में, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, तीनों मैनिफेस्ट हो रहे थे। तो उसकी हिस्ट्री ट्रीटमेंट शुरू किया। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। तो ये बताओ, चरक ने यहाँ बोला धातु वैषम्य से क्या हो रहा है? रोग हो रहा है। चरक ने कहीं बोला कि दोष वैषम्य से रोग होता है? चरक ने कहीं बोला है? कोई बता सकता है कि चरक दोष विषमता से रोग उत्पत्ति बोलता है? मैं कुछ बच्चों को तो बता चुका हूँ ये बात। चरक विमान 6 में। वेरी गुड मुस्कान। वहां क्या बोला? दोष साम्य और दोष वैषम्य बोला। वेरी गुड, चलो आज सब लिख लेना है ना। चरक ने चरक विमान 6/13 में क्या बोला? दोष सम से आरोग्य और दोष वैषम्य से रोग उत्पत्ति बोली। इसलिए वाग्भट सबसे पहले क्या बोल देता है अष्टांग सूत्र 1 में? रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता, ठीक है ना, यही लाइन है। अब विमर्श पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, मैंने छोटी सी लाइन बोली। अब आया इसकी डेफिनेशन आई चरक चिकित्सा की। अभी हमने पहले चरक चिकित्सा की डेफिनेशन पहले कहीं पढ़ी नहीं पढ़ी, फर्स्ट बार आ रही है चरक संहिता सूत्र स्थान में। कहाँ कहाँ आएगी लिखो चिकित्सा की डेफिनेशन? चरक विमान 8, चरक निदान 8, चरक सूत्र 16। तो चरक सूत्र 16, चरक निदान 8 और चरक सूत्र 9, इन जगह पर क्या आती है? चिकित्सा की डेफिनेशन आती है। अब मैं पढ़ता हूं, ठीक है। चतुर्नाम, अब ये इसमें क्या आया पहले बताओ। इस चैप्टर में 4 क्या है? चतुष्पाद आया ना, 4 चतुष्पाद। तो शुरुआत कहां से हो रही है? उनकी प्रवृत्ति से, कि वो बेशक आदि 4 चीजें थी। इसलिए शुरू कहां से हो रहा है चतुष्पाद वाले चैप्टर की डेफिनेशन? कोई बोलेगी कहां की डेफिनेशन है, तो आप लगा सकते हो ना। आप चतुर्नाम विशकादिनाम शस्त्रानाम धातु विकृते कहाँ है? चतुष्पाद वाले चैप्टर, ठीक है। क्योंकि बीशक आदि कहाँ आते हैं? चतुर्नाम विशकादिनाम चरक सूत्र 9 में। तो चतुर्नाम विशकादिनाम शस्त्रानाम, यहाँ पर शस्त्रानाम का मतलब क्या है? कोई बताएगा? विशकादिनाम शस्त्रानाम, हाँ, वो चतुष्पाद कैसे होनी चाहिए? प्रशस्त होने चाहिए। प्रशस्त का मतलब सक्षम होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है ना। अपने उपकरणों से युक्त होने चाहिए चतुष्पाद पूरे, मतलब गुणवत चतुष्पाद पहले आया था ना। यहाँ पर शस्ता नाम का मतलब ही क्या है? गुणवत चतुष्पाद ही है, ठीक है ना। धातु विकृते आ गया ना। तो धातु की विकृति में जिस चतुष्पाद की प्रवृत्ति होती है, कौन सा चतुष्पाद? गुण युक्त या संपन्न चतुष्पाद। उस प्रवृत्ति को, कौन सी प्रवृत्ति को बताओ? कौन सी प्रवृत्ति हो रही है? धातु साम्य की प्रवृत्ति हो रही। कौन सी? धातु साम्य की। अर्थ क्या बोला? धातु साम्यार्था। तो धातु साम्य के अर्थ के लिए, मतलब पर्पस के लिए। किसके पर्पस के लिए? धातु साम्य के पर्पस के लिए। किसकी प्रवृत्ति हो रही है? चतुष्पाद की प्रवृत्ति हो रही है, उसको हम चिकित्सा बोलेंगे, ठीक है ना। तो चिकित्सा इति अभिधीयते। अब इसकी संधि करोगे ना, चिकित्से ते अभिधीयते, तो चिकित्सा हो जाएगा वो, है ना। चिकित्सा हो जाएगा और इति अभिधीयते हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए संधि? चलो समझ जाना। इसके नीचे दिखाया देखो, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातु समा, चरक सूत्र 16 में। वहां भी क्या बोल रहा था? कि वह क्रिया जो शरीर की धातुओं को सम करने के लिए होती, क्योंकि चरक सूत्र 16 में क्या हो रहा था?
चरक सूत्र 16 में ऐसा स्पेशल क्या हो रहा था वहां पर? क्या हो रहा था? स्वभाव परमवाद हो रहा था। तो वहां पर यही बोला था कि धातुओं का नाश स्वभाव से होता है और धातुओं का उपरम, धातुओं का विनाश स्वभाव से होता है। उस धातु को सम रखने के लिए जो हेतु चाहिए, इसीलिए वहां बोल रहा था जायते हेतु वैषम्यात विषमादे धातु। तो जो शरीर की धातुओं को सम रखने वाले हेतु है, उनकी विषमता होने से क्या होगा? शरीर की धातु विषम हो जाएगी। इसीलिए स्वभाव से धातुओं का नाश होता है, उसमें कोई कारण नहीं होता। अब उसको सम रखने के लिए, धातुओं को सम रखने के लिए जो क्रिया होती है वो क्या है? चिकित्सा। यही है। दोनों डेफिनेशन क्लियर हुई? इन दो डेफिनेशन में कोई डाउट आ गया? दोनों डेफिनेशन क्लियर? 11 नंबर कौन आया? पूजा, स्वागतम। चल, अब क्या आया? पढ़ता हूं। या भी क्रिया भी जानते शरीर धातु समा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद बीसजाम स्मृतम। ये चरक सूत्र 16 में। एक आता है चरक निदान 8 में। कोई बता सकता है? प्रयोगम सम्यक व्याधिम यो अन्यमन्यम न उदीर्यत नासो विशुद्ध शुद्धस्तु शम्येत यो न कोपियत। ठीक है ना? कि आप चिकित्सा व्याधि के शमन करने के लिए बार बार जो औषधि या जो चिकित्सा का प्रयोग करते हैं, वो एक व्याधि को तो घटाए लेकिन दूसरी व्याधि को ना बढ़ाए। यो अन्यम न उदीर्यत। अन्य का मतलब कोई भी दूसरी व्याधि जिसका उदीर्ण न करे, वो क्या है? आदर्श चिकित्सा है। कौन सी चिकित्सा है? और हमारा आयुर्वेद इसी सिद्धांत पे काम करता है कि हम एक डिजीज को ट्रीट करने जाए तो हम कोई भी दूसरी डिजीज लेके पेशेंट को घर ना भेजे। जैसे एलोपैथी में, जैसे पता है एलोपैथी में वो किसी डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको सिंपल पीसीएम, पीसीएम क्या करती है बताओ? एक्सेसिव यूज ऑफ पीसीएम। बोलो जल्दी। हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है। क्या करती है यार? इतना तो पता होना चाहिए। क्या करती है? हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है। इसकी जगह एक और उदाहरण, स्टीरॉइड। सबसे भयंकर कॉम्प्लिकेशन क्या है स्टीरॉइड का आज की तारीख में? कोई सोच के बताना, अपना अपना व्यूज दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन विथ फैट मेटाबॉलिज्म। वेरी गुड, वेरी गुड। एक चीज और, सबसे, और एवीएन। ठीक है। और हाँ, वो आ गया उसमें रामाशीष कोबल के बाद में आ गया, फैट मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा। और बोलो यार, बोल दो ना जरा। हिप्पेटोमेगली। चलो अब हाँ, एक एक चीज तो पहला सबसे कॉमन है, स्टीरॉइड क्या करता है बताओ? फैट मेटाबॉलिज्म को पूरा ही खराब कर देता है। इसका मतलब देखो, इसके पीछे कारण क्या है मैं बताता हूँ। क्योंकि वो किसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करता है? जो जो स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं, जितने भी स्टीरॉइड हार्मोन है, कौन कौन से हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले सारे हार्मोन कोर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है। और कौन कौन से हैं बताओ?
कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सारे सेक्स हार्मोन। समझ गए? तो जितने भी सेक्स हार्मोन है या जितने भी स्टीरॉयड वाले, जितने भी वो जिसके पीछे ट्रोन लगता है, ओन लगता है, ओन, ये ओन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये ओन लग रहा है जिसके पीछे, कीटोन ग्रुप है इनमें, वो सभी किसके डेरिवेटिव्स है? फैट के। तो हाँ, वो फैट के डेरिवेटिव्स है। आपने वहां पर जो नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म चल रहा था उसके पीछे आपने उन पूरे हार्मोन की विकृति कर दी। वो सभी हार्मोन क्या चेंजेस लाएंगे बॉडी में? फीमेल में, मेल में, दोनों। पूरा ही फैट मेटाबॉलिज्म और पूरा ही हार्मोन मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। और उसके बाद जो होगा वैदिक क्षमत, इम्यूनिटी, मोटापा, और ये किसी ने बोला एवेस्कुलर नेक्रोसिस, तो वो एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो रहा है। और सबसे ज्यादा होता है इस बार कोविड में जिन्होंने लेफ्ट बम पे, राइट बम पे इंजेक्शन लिए स्टेरॉइड के, उनके ज्यादा हुआ। जिस बम पे ज्यादा इंजेक्शन लगे वो बम खत्म, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? यही है इनफर्टिलिटी और स्टेरॉइड हार्मोन का साइड इफेक्ट। क्योंकि इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी में कारण कौन है? फर्टिलिटी में कारण है स्टेरॉइड हार्मोन, तो वो खराब हो जाएंगे तो वैसे ही इनफर्टिलिटी हो जाएगी। चलो, ये चीज समझने की है, आपको समझना है। अब मैं शुरू करता हूँ एक एक चतुष्पाद के गुण जो कि सारे श्लोक याद करने। बोलो। श्रुते पर्यावदत्वम, नहीं, श्रुते पर्यावदात्वम बहुशो दृष्टकर्मता दाक्ष्यम शोचम इति ज्ञेयम वेद्यो गुण चतुष्टयम। ठीक है ना? फिर उत्तम औषधि के गुण, ये क्या बोल, इस पे मार्क करना, दाक्ष और शोच। तो ये दाक्ष और शोच किस किस का गुण है? विषक और परिचारक दोनों का है। ठीक है, याद रहेगा, विषक और परिचारक। इति ज्ञेयम वेद्यो गुण चतुष्टयम, ये वेद्य के 4 गुण है। तो याद रखना है, श्रुते पर्यावदत्तम बहुशो दृष्टकर्मता दाक्ष्यम शोचम इति ज्ञेयम वेद्यो गुण, ये याद रखना है। ये चतुष्पाद वाले सारे श्लोक, अभी तक कोई ऐसा श्लोक नहीं था जो याद नहीं करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 तक याद करना है। फिर 18, 19, फिर 18, 19, 20, 21, 24, 26, ये श्लोक याद करने, मैंने मार्क करवा दिए। ठीक है, ये सारे श्लोक आप एनी हाउ, अगर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं करके आ गया, मैं पीछे ये सब चीजें करके आ गया, मुझे पता है कि इनका कहाँ यूज आएगा और ये चीजें कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसलिए ये याद करना है। ठीक है, अरे सबसे पहले जो छोटा मोटा यूजी वाला बच्चा होता है ना, उससे पूछते हैं कि आप चतुष्पाद के बारे में क्या जानते हो। सच बता रहा हूँ मैं, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, बताओ चतुष्पाद क्या है। अगर आप नहीं बता पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ औषधि। देखो, औषधि वो होनी चाहिए जो बहुत बार, बहुत हर कहीं मिल जाए। जैसे रमन गई पुनर्नवा ढूंढने, मिलती नहीं है, या मिल जाए तो जड़ नहीं मिलती है, हाँ? तो पुनर्नवा नहीं मिल रही। गुरुचि कहीं भी मिल जाएगी, और कहीं कहीं तो गुरुचि नहीं मिलती लोगों को, इतना बुरा हाल है। गुरुचि ढूंढने के लिए भी भागना पड़ता है, बड़ा बुरा हाल है। तो जबकि सब जगह मिलती है गुरुचि, और पुनर्नवा कहीं भी मिल सकता है। गुरुचि, पुनर्नवा, गोक्षुत, अरे ये तो जंगलों में उगे पड़े हैं सड़कों के किनारे। एक शरपुंखा कहीं भी मिल जाएगा, निम्ब कहीं भी मिल जाएगा, पंचवलकल कहीं मिल जाएगा, अपामा कहीं भी मिल जाएगा। अरे ये ड्रग्स कहीं भी मिल जाएगी आपको। ठीक है ना? चलो अब आ जाओ अगला, बहुता तत्र, आ गया ना? अत्यधिक प्राप्त, योगत्वम, योगत्वम का मतलब वो केपेबल हो किसको ठीक करने में? व्याधि को ठीक करने में। तो बहुता तत्व योगत्वम अनेक विध कल्पना, और उसकी कई कल्पना यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बताता, सिंपल गुरुचि और पुनर्नवा, इन 2 ड्रग्स की, क्योंकि मैं अभी यूज कर रहा हूँ इसलिए आजकल किसी में। आज एक पेशेंट को मैंने फिर से गुरुचि पुनर्नवा दिया।
किसी और फॉर्म में। अब देखो आप, गुड़ची का चूर्ण मिलता है, गुड़ची का स्वरस मिलता है मेदी रसायन में, गुड़ची का चूर्ण भी यूज करते हैं, गुड़ची का घृत भी यूज करते हैं, गुड़ची का फांट भी यूज करते हैं, गुड़ची का क्या हिम कल्पना भी यूज करते हैं, और गुड़ची का कषाय कल्पना भी यूज करते हैं। आप सोचो, और एक गुरुची का अरिष्ट अमृतारिष्ट। तो आप सोचना हो कि वो कितनी कल्पनाओं में मिल सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। वटी, गुरुची घनवटी, वटी कल्पना में मिल गया, तो गुरुची की घनवटी मिल जाएगी। 8 9 कल्पना 10 कल्पना जितनी आप बनाओगे मिल जाएगी, वो सभी कल्पना में। शीर कल्पना भी बन सकती है गुरुची की, ठीक है ना। वो आपके ऊपर युक्तिस्तु योजना या तो युंजते, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बहुतत्व योगत्व में अनेक विध कल्पना संपत। यहां पर संपत का मतलब क्या, आगे आप विरुद्ध आहार का एक घटक पढ़ोगे। कौन सा घटक, विरुद्ध आहार के कितने घटक, 18 घटक। उन 18 घटक में से घटक कौन सा विरुद्ध है, संपत विरुद्ध है। कौन सा, लास्ट वाला ही शायद, 17 18 नंबर। लेट, इतना तो याद कर लिया है, इतनी बार चरक पढ़ ली कि पता ही है कि कौन से नंबर पे होगा। 16 17 18 में से एक पे आएगा, 17 नंबर है। यस, 17 नंबर पे आता है। कौन से नंबर का घटक है, 17 नंबर का घटक। एक्यूरेसी है ना। अब नहीं बोलूंगा मैं 17 नंबर का घटक कौन सा है, विरुद्ध आहार का घटक। याद रहेगा, आपको भी याद करना है। तो संपत्ति का मतलब है कि जैसे मैं उदाहरण देता हूं ना, संपत्ति का उदाहरण देता हूं मैं आपको। क्या, अभी सर्दी आते ही नवंबर महीने में अमलकी से च्यवनप्राश बनाने लग जाएंगे लोग। बहुत लोग, क्योंकि होड़ मचेगी च्यवनप्राश बनाने के लिए, लेकिन वो च्यवनप्राश बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो जिस आंवले से बनेगा वो आंवला संपत्ति विरुद्ध है। समझ गए। तो आप जो च्यवनप्राश खाओगे वो विरुद्ध च्यवनप्राश खाओगे, जबकि आंवला होना चाहिए फरवरी मार्च या जनवरी की लास्ट में भी चलेगा, क्योंकि उस टाइम से वो वसंत ऋतु आ जाती है, लगभग 30 जनवरी के लगभग वसंत ऋतु आ जाती है। अरे मकर संक्रांति कब आती है, 14 फेब। हाँ, वो तो त्योहार है, 14 फेब तो हमारा त्योहार है ना। 14 जनवरी भी त्योहार है और 14 फेब भी त्योहार है। मनाने वाले थोड़े अलग लोग हैं। चलो अच्छा। तो 14 फरवरी के बाद क्या है, 14 फरवरी बाद, अरे प्रीति कहाँ है? उसकी हालत ही नहीं है क्लास लेने की। वो बोलते हैं ना कि किस्मत में ना हो त्योहार मनाना तो नहीं मना सकते। वो प्रीति उसका एक उदाहरण है। एक बीमार 100 अनार, है ना, बोलते हैं ना, इधर एक बीमार 100 अनार। चलो आज, तो ये याद करना है। ठीक है, बहुत तत्र योगत्वम अनेक विधि कल्पना संपत्ति चतुष्को एवं द्रव्याणाम गुणोच्यते, ये चतुष्पाद के गुण है। तो उसमें रस गुण विधि विपाक सब आ जाते हैं। कौन से अमल की में, जो अमल की फरवरी या जनवरी की है, जनवरी लास्ट 15 जनवरी के बाद, वो रस गुण विपाक से युक्त होती है। मतलब कौन सा रस आ जाता है उसमें एक्चुअल में, पहले अम्ल की रस क्या होता है शुरुआत में, कषाय तिक्त कटु, एक कषाय कटु अम्ल, ऐसे कषाय तिक्त अम्ल रस, कषाय तिक्त अम्ल रस होता है। लेकिन बाद में वो किसमें व्यक्त हो जाता है, अम्ल कषाय में ही रह जाता है बाद में। ठीक है ना, केवल अम्ल और अनुरस कषाय हो जाता है उसका। या मधुर, अम्ल की का अनुरस क्या है, मधुर है ना। हाँ, मधुर है। कैसे पता कि हम आंवला खा लेते हैं कच्चा और ऊपर से पानी पीते तो पानी मीठा लगता है, ऐसा? क्योंकि वो बाद में व्यक्त होता है। बिल्कुल सही बात है, वो बाद में व्यक्त होता है, वही अनुरस है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट। अब आ जाओ उपचारक। उपचार, परिचारक का गुण क्या है, उपचारकता। दाक्षम अनुराग भर्तरी शोचम चैती चतुष्को। दाक्ष और शोच किसका मिल गया, वेद्य और परिचारक। तो दो याद रखना, उपचारकता और अनुराग, पेशेंट के प्रति अफेक्शन, और उपचारकता मतलब उसको कैसे उसकी सेवा करनी, मरीज की पट्टी कब बदलनी, उसको दवाई कैसे देनी, कब देनी, जो समझाया उसको फॉलो करने वाला। तो ये चार
परिचारक के गुण है, ठीक है ना। उपचारक दाक्ष्यम अनुराग वर्तरी शोचम चैति चतुष्को अयम गुण परिचर्य नहीं। और लास्ट क्या है, रोगी। रोगी के अंदर 4 गुण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति, अरे उसको याद तो होना चाहिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अगर स्मरण नहीं है तो नहीं खाएगा। स्मृति, और ये सबसे मेरा फेवरेट क्या, निर्देशकारित्वम। इसके अलावा वैद्य में कोई रोगी में कोई गुण हो ना हो चलेगा, इसके अलावा रोगी का कोई गुण नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन निर्देशकारित्वम बहुत जरूरी है। कहा वैसा कर ले। आ जाए था एक पेशेंट, स्मृति निर्देशकारित्वम अभिरु, डरपोक ना हो, डर गया। अथापि च ज्ञापकम, और ज्ञापक होना चाहिए। ज्ञापक का मतलब क्या, अपनी हिस्ट्री को प्रॉपरली बताए। आपने हिस्ट्री ली और बहुत सारी चीजें छुपा रहा है, एडिक्शन छुपा लिया, घर वाला कोई था पति बीवी, तो बीवी के सामने झूठ बोल लिया, मैं बीड़ी तंबाकू नहीं खाता, मैं नहीं पीता। ऐसे लोग, ऐसे बहुत बार होता है हमारी ओपीडी में। बुजुर्ग बाबा आए, उनके साथ उनकी बीवी आई, हम हिस्ट्री ले रहे हैं, बताओ बाबा बीड़ी पीते हो क्या, थोड़ा रुकेगा नहीं, पीछे से बोलेगा अरे हाँ पीते पीते हैं आप डॉक्टर साहब, ऐसे करके है। तो वो पोल खोल देती। और अम्मा आती है कई बार, तो मैं पूछता हूँ अम्मा तंबाकू खाते हो क्या, तो फिर वो बोलती नहीं 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 खाती। पीछे से उसका हस्बैंड बोलता है खाती है, बहुत मना करता हूँ लेकिन खाती है तंबाकू। और हमारे राजस्थान में ट्रेंड है औरतों का तंबाकू खाना, है ना। अरे कई औरतें तंबाकू खाती है, बहुत खतरनाक। और बीड़ी तो पीती है, बहुत सारी बीड़ी भी पीती है। ये जो मारवाड़ी एरिया की औरतें होती है ना इधर की, वो तंबाकू और बीड़ी उनके चलता है। वैसे लड़कियों का भी चलता है, पर वो अज्ञात है ना, लड़कियों का नाम लेना अच्छी बात नहीं। चलो आ जाओ, कई लड़कियां पीती है। चलो, ज्ञापकम मतलब हिस्ट्री देने वाला, प्रॉपर अपने उपद्रवों को, रोग को अच्छी तरह समझाने वाला। जो रोगाणा मातुर से गुणा स्मृता, ये हो गए चतुष्पाद के श्लोक। यहां तक तो आपको याद करने 3 से 9। अब आ जाओ 10 नंबर। यहाँ बोल रहा है पहला चतुष्पाद है, अब बोल रहा है कौन श्रेष्ठ, चिकित्सक। वो विशेष है यहाँ। तो पहला क्या है, चिकित्सक की प्रधान था। कारण षोडश गुणे सिद्धो, क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ बोल रहा है सिद्धोपाद चतुष्टयम। तो चतुष्पाद की सिद्धि में कौन कारण है, इन 16 गुण का होना। समझ गई। तो देखो लिखा 16 गुण से युक्त ये चिकित्सा के 4 पाद चिकित्सा की सिद्धि में कारण। किसकी सिद्धि में, क्योंकि वहां सुख शादी के लक्षण में क्या आया था कि वो पूर्ण चतुष्पाद युक्त होना चाहिए। आगे आएगा ना 10वें चैप्टर में, सुख शादी का लक्षण क्या आएगा, चतुष्पाद पूर्ण होना ही पहली कंडीशन है। कोई भी व्याधि ठीक होना, वो किसका लक्षण है, सुख शादी का लक्षण। इसलिए बोला षोडश गुण युक्त अगर चतुष्पाद होगा तो वो सिद्धि में कारण, मतलब व्याधि ठीक हो जाएगी। सुख शादी व्याधि तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, या शादी व्याधि की चिकित्सा हो जाएगी 100%। फिर बोल रहा है विज्ञाता, ये आया कि वो भेषज, सॉरी वो भिषक कैसा होता है, या चिकित्सक कैसा होता है, विज्ञाता, जानने वाला। किसका, औषधियों का। शासिता मतलब पूरे हॉस्पिटल पे किसका अधिकार चले, किसकी हुकूमत चलेगी। हॉस्पिटल में कुछ भी काम करना है, कोई पेशेंट को देखना है, ओपीडी प्रोसीजर आईपीडी प्रोसीजर करना है, कौन कराएगा, कौन इंस्ट्रक्शन देगा, वैद्य देगा। वो शासित, वो योग्यता है, मतलब वो नियुक्ति करता है कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, ठीक है ना। या फिर वो बताएगा तुम सोरस बना लो, तुम क्वाथ बना लो, तुम फांड बना लो, इसको ऐसे ऐसे बनाना है। वो भेषज कल्पना की युक्ति या युक्ति युक्त कार्य कर सकता है भेषज के लिए, योग को बनाने वाला। प्रधानम भिषकत, इसीलिए भिषक क्या है, प्रधान, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा कि चतुष्पाद में कौन प्रधान है, आंसर क्या जाएगा, अब आगे आ जाओ। अगला श्लोक 11 नंबर 12 नंबर पढ़ता हूँ, इसमें पढ़ लेना। लास्ट में चिकित्सा की प्रधानता में हिंदी, इसमें देखो नीचे लिखा है वैद्यस्य तस्य चिकित्साएं प्रधान कारण भिषक, तो यहाँ लिखा प्रधान कारण भिषक। हिंदी पढ़ता हूँ। भंडारी की पाक क्रिया में जिस प्रकार पात्र ईंधन और अन्य कारण थे, किंतु युद्ध में इसी प्रकार से युद्ध में विजय प्राप्ति की इच्छा से प्रवृत्त सेनापति की विजय में क्या है, जिस प्रकार भूमि सेना और अस्त्र शस्त्र कारण होते हैं, उसी प्रकार जब वैद्य
रोग को दूर करने में प्रवृत्त होता है। जो धातु की क्षमता में रोगी, औषधि और परिचारक कारण होते हैं। समझ गए? कौन कौन कारण? रोगी, औषधि, परिचारक। अब इसका एक उदाहरण आया, ये ब्रैकेट लगाना, ये इंपॉर्टेंट है। मृत दंड चक्र सूत्रात्या कुंभकार रीते यथा। कुंभकार मतलब कुम्हार, उसके बिना क्या बोल रहा है? क्या क्या चीजें? क्या क्या चीजें? डंडा होता है ना, चाक घुमाने वाला, चाक, डंडा, मिट्टी, ये तीनों होंगे, लेकिन कुम्हार नहीं होगा तो घड़ा नहीं बन सकता। ये वही समझा रहा है। कुंभकार रीते यथा, तो वो क्या बोल रहा है? जिस तरह से मिट्टी हो, दंड हो, चक्र हो, सूत्र हो, इन चारों के रहते हुए बिना कुम्हार के घड़े की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वो घड़ा तो वो कुम्हार ही बनाएगा ठोक पीट के। उसी प्रकार वेद्य के बिना चतुष्पाद का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कौन प्रधान है? चतुष्पाद। जिस प्रकार से कुम्हार प्रधान है उसी तरह से चतुष्पाद प्रधान। ठीक है, अब आ जाओ, ये पढ़ लेना कि ये गंधर्व पुराण क्या है। रोगी परिचारक होते हैं, तीनों बातों के रहते हैं, जो भयंकर रोग गांधर्व नगर के समान शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। दूसरे रोगों को शीघ्र अपने उपाय की प्रतीक्षा करते हैं, वे तीनों पात के रहते हुए भी शीघ्र बढ़ जाते हैं। इन व्यवस्थाओं में क्रमशः ज्ञानी अज्ञानी वेद्य ही कारण होते हैं। समझ गए कि जो वेद्य है वो ज्ञानी है तो उस चतुष्पाद का मतलब है, अज्ञानी है तो चतुष्पाद का कोई मतलब नहीं। समझ गए? ये उसी चीज को बता रहा है। तो गंधर्व मतलब ये नष्ट करने के बोल रहा है। ठीक है, ज्ञ और अज्ञ वेद। ठीक है, तो अब जब 15-16 हिंदी पढ़ता हूँ, अपनी आत्मा को अग्नि में हवन कर देना। अच्छा देखो कितनी कितनी अच्छी लाइन बोली। मतलब ये बोल रहा है कि आप झोला छाप से ट्रीटमेंट ना कराओ, या जिसको प्रॉपर शास्त्र का नॉलेज है उससे ट्रीटमेंट ना कराओ। आप क्या कर लो उसके बदले? अपनी आत्मा को अग्नि अग्नि में स्वाहा हो जाओ, अपनी आत्मा को अग्नि में हवन कर देना अच्छा, किंतु अज्ञानी व्यक्ति से चिकित्सा करना अच्छा नहीं। जिस प्रकार अंधा व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण भयभीत होकर डरपोक व्यक्ति के सामने हाथ से या डंडे से टटोल टटोल कर चलता है, तथा वायु के वशीभूत नौका जल में जिस प्रकार चंचल परिस्थिति में रहती है, वही मूर्ख व्यक्ति की चिकित्सा में कर्म होता है। समझ गए ना कि ये कश्ती कभी भी डूब सकती है, मूर्ख व्यक्ति आ गया तो कभी भी डूब सकती है। समझ गए? ये उपमा है, इनका इंपोर्टेंस नहीं है, बस ध्यान रखना है। ठीक है, अब आया और भी देखो, यदृच्छा, रैंडम ट्रीटमेंट। तो यदृच्छा एक आया था ना, यदृच्छा मतलब किस्मत से तुक्का लग गया तो ठीक है। तदेव युक्तम भेषजम यद आरोग्य कल्पते, आया था ना गुणाक्षर न्याय, याद है ना? तदेव युक्तम भेषजम कहाँ आया था? फिर देखो लिखा नीचे, यदृच्छाम समापन्नम आयुर उत्तार्य नियतम आयुषम विषगवानी निहंति आशु शतानि अनियत आयुषाम। तो देखो लिखा है, नियत आयु वाले शरण में आए हुए रोगियों को यदृच्छा से अच्छा करने वाले वैद्य माने मूर्ख वैद्य अनियत आयु वाले सैकड़ों रोगियों को भी शीघ्र मार देता है। समझ गए ना? मतलब उसकी आयु भले 100 साल थी लेकिन उसने उसको निपटा दिया। होता है ना ऐसा? समझ गए? अब आ जाओ, यहां से याद रखना है 18 19, 18 19 20 21 22 21 24, 21 24 और 26, ये श्लोक याद करने। ठीक है, अब देखो दो लाइनें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने याद करवाई सबको, वापिस करवा दूंगा। पहला आता है यहाँ पर, किसके प्रकार आते हैं? वेद्य के प्रकार। बताओ किसके प्रकार, और बताओ कितने प्रकार का वेद्य आता है यहाँ पर? बताओ। दो प्रकार का कि 3 प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला आता है, लिखो, प्राणाभिसार। दूसरा आता है राजारोभिषक, राजा के योग्य वेद्य। और तीसरा आता है उत्तम वेद्य। ठीक है, यहाँ पर 3 वेद्य आते हैं। आगे चरक सूत्र 11 में आएंगे वेद्य, चरक सूत्र और कहा आएंगे 29 में आएंगे। ठीक है,
चरक सूत्र 9, चरक सूत्र 11 और चरक सूत्र 29 में वेद्य आते हैं। ठीक है, अलग अलग रेफरेंस लिख लेना, ठीक है ना। हाँ वहां आते हैं, अपन बताएंगे, ठीक है। अब आ जाओ, अब पढ़ता हूँ। पहली लाइन याद रखनी है, बस कुछ भी याद मत रखना। देखो प्राणाभिसार कौन है, देखो प्राणाभिसार कौन है, जिसने क्या किया हो, शास्त्र का अर्थ अच्छे से समझा हो, फिर विज्ञान मतलब ज्ञान लिया हो, और प्रवृत्ति बार बार शास्त्र में या चिकित्सा में उसकी प्रवृत्ति हुई हो, और कर्म को दर्शन मतलब बार बार देखा हो, चिकित्सा कर्म को प्रैक्टिकली देखा हो। तो याद रखना, तस्मात् शास्त्र अर्थ विज्ञाने प्रवर्तो कर्म दर्शने किसके लिए कहा है, बताओ आंसर क्या जाएगा, याद रखना है। अब मैं बता, राजा कौन होता है, अबे हमारे देश का राजा कौन है, मोदी, ठीक है, राजा मोदी है। अब सोचो आप कि ऐसा कोई वैद्य होगा जो इंडिया का टॉप मोस्ट वैद्य होगा या टॉप मोस्ट डॉक्टर होगा। मोदी जी तो बाई चांस, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन बाई चांस मोदी जी राजा है। उस जमाने में कोई राजा हुआ था तो राजा किसके पास जाता था, बहुत बड़े राज्य वैद्य के पास जाता था ट्रीटमेंट कराने, ठीक है। तो वहां जाता था, क्यों जाता था, क्योंकि वो वैद्य कैसा था, वो राजा के हेतुओं को समझ लेगा, हिस्ट्री से सारे हेतुओं को समझ लेगा, फिर लक्षणों को समझ लेगा, सारे लक्षणों को, और उनको ठीक कर देगा। क्या चीजें, हेतु और लक्षण को समझ लेगा व्याधि के, समझ गए। कोई राजा आया, उसके हेतु और लक्षण को समझ लिया उसने, इसीलिए लिखा देखो हेतु लिंग, फिर उनकी चिकित्सा करके उनको शमन कर देगा, कर दिया, फिर उस रोग को जो उसको राजा को हो गया तो वो वापिस उत्पन्न नहीं होने देगा। तो रोगाणाम अपुनर्भवे, समझ गए। वो कौन है, वो चिकित्सा किसकी करने योग्य है, वो किसकी चिकित्सा करने योग्य वैद्य है, राजा की। तो समझ गए। अब क्वेश्चन आया, लाइन आई, तस्मात् शास्त्र अर्थ विज्ञान है प्रवर्तो कर्म दर्शन है, सिंपल कौन सा विद्या आएगा, प्राणाभिसर। लेकिन मैं बोलूं हेतु लिंग प्रशमन और रोगाणाम अपुनर्भव कौन सा ये थी, अब बताओ। अब आपको याद आ जाएगा ना राजा का, क्योंकि जो हेतुओं को भी समझ ले, जो लक्षणों को भी समझ ले, और उनको ठीक कर दे, और फिर रोग की उत्पत्ति ना होने दे, अरे मतलब कंप्लीट ट्रीटमेंट, अरे रोग को इरिवर्सिबल कर दे, समझ गए। रोग का ट्रीटमेंट ऐसे करे कि वो व्याधि को इरिवर्सिबल करे या रिवर्सिबल करे, अरे व्याधि ठीक होने के बाद वो रिवर्स नहीं होगी, वापिस नहीं होगी, समझ गए ना। तो ज्ञानम चतुर्विधम यस्य स राजा हो भिषक। तो क्वेश्चन आ सकता है, ज्ञान चतुर्विधम यस्य डॉट डॉट भिषकत्तमम, कौन सा भिषक है, देखो यहाँ आया राजा हो भिषकत्तमम, जबकि भिषक उत्तमम, भिषक उत्तमम कहाँ आया, चरक सूत्र 1 में, ठीक है। अब आगे आ जाओ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट श्लोक, ये बोल रहा है कि शास्त्र का सम्मत, यहां पर इसीलिए बोला ना कि शास्त्र का अर्थ जानने वाला, प्रवृत्ति कर्म दर्शन, फिर हेतु को जानने वाला, लिंग को जानने वाला, प्लस उनकी चिकित्सा करने वाला, प्लस रोगों का अपुनर्भव, वो कौन होगा, जो शास्त्र को याद करने का पात्र होगा। तो देखो शास्त्र आदि के संबंध में पात्र की महत्व, तो शास्त्र आदि का मतलब क्या क्या आएगा, 3 चीजें आएगी, बोलो क्या क्या, शस्त्र शास्त्र सलील, बोलो से 3, बोलो 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 बोलो, शस्त्र शस्त्रम शास्त्राणी सलिलम, दो गुण दोष प्रवृत्ति, इनमें 2 चीजों की प्रवृत्ति होती है, किसकी, किस किस की प्रवृत्ति होती है, पीने का पानी नहीं, किस किस की प्रवृत्ति होती है, गुण और दोष दोनों होते हैं, इसीलिए दोनों को समझना है, गुण को समझना है, दोष को समझना है। जैसे कोई शस्त्र है, किसी आतंकवादी को मिल जाएगा तो खत्म, शास्त्र किसी मूर्ख को मिल गया तो कोई मतलब नहीं है, और सलील जिस पात्र में जाएगा उसके गुण ले लेगा। ये तीनों गुण और दोष दोनों की प्रवृत्ति रखते हैं पात्र के अकॉर्डिंग, इसीलिए बोल रहा है कि लिखा है पात्रापेक्षिणी, लिखा है ना, ता
पात्रा पात्र अपेक्षिणी था प्रज्ञा चिकित्सार्थम विशोध। इसलिए चिकित्सा के अर्थ के लिए, किसके अर्थ के लिए हमेशा यहाँ पर किसका अर्थ ग्रहण किया गया? चिकित्सा का अर्थ। उसके लिए किसकी शुद्धि बहुत जरूरी है? प्रज्ञा। क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं? प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध केवल रोगी नहीं करता है, प्रज्ञा अपराध वैद्य भी कर सकता है। समझ गए? यह सब कर सकते हैं। इसलिए हमेशा किसकी शुद्धि बहुत जरूरी है? धी धृति स्मृति तीनों की। यहाँ प्रज्ञा का मतलब तीनों ही आ जाएगी, धी धृति स्मृति, तीनों का ही शोधन करना बहुत जरूरी है, तीनों की शुद्धि बहुत जरूरी है। ठीक है, याद हो गया? समझ में आ गया? तो मैं बोलता हूँ शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुण दोष प्रवर्तये पात्रापेक्षिणी अतः प्रज्ञा चिकित्सार्थम विशोधित। क्वेश्चन आएगा डॉट डॉट करके, पात्रापेक्षिणी त प्रज्ञा चिकित्सार्थम, किसका? डॉट डॉट चिकित्सार्थम विशोधित। आंसर क्या जाएगा? प्रज्ञा। याद रहेगा? ऑप्शन में आएगा बुद्धि, धृति, स्मृति, प्रज्ञा, ऐसे ऑप्शन आएंगे, तो याद रखना है। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा वेद्य आ गया, उत्तम वेद्य। भाई ऐसा वेद्य जो बहुत ही उत्तम है। उत्तम वेद्य के 6 गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक याद करना है। देखो पहला है विद्या, ठीक है ना? तो विद्या, फिर वितर्क। वितर्क का मतलब क्या? डिस्कशन करने का। क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पर वितर्क का मतलब है संभाषा कर ली। उहापो वितर्क। कौन सा? उहापो। उहापो का मतलब क्या होता है? उहापो का मतलब क्या है? बुद्धि द्वारा, देखो बुद्धि द्वारा तर्क वितर्क करके विचारात्मक ज्ञान क्या कहलाता है? उहापो कहलाता है। ऐसा मैंने पदार्थ विज्ञान फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ये डेफिनेशन। ठीक है, पदार्थ विज्ञान के फर्स्ट ईयर में आती है। शिवरे की कोई बुक्स चलती थी, आर शिवरे करके, उस बुक्स में मैंने पढ़ा था। आप लोगों ने कुछ और बुक्स पढ़ी होगी तो उसमें भी पढ़ सकते हो आप, लेकिन हम रट लेते थे। तो विद्या वितर्को विज्ञानम, याद रहेगा? विद्या वितर्को विज्ञानम। स्मृति, अच्छा अभी स्मृति किसका लक्षण था? रोगी का था ना, स्मृति निर्देशकारित्व। तो याद रखना स्मृति किसका लक्षण है? उत्तम वेद्य और रोगी दोनों का। याद रखना है, क्वेश्चन आएगा टपकेगा कभी नहीं कभी, पक्का उड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे आएगा। स्मृति निम्न, चरक के अनुसार स्मृति निम्न में से किसका गुण कहा गया? राजारोभिषक, फिर या फिर रोगी, रोगी या फिर प्रणविसार, रोगाभिसार, रोगी, उत्तम वेद्य, रोगी, ऐसे करके ऑप्शन आएंगे, फिर उड़ा देगा। आपको सब श्लोक नहीं याद होंगे ना, ये क्वेश्चन कब क्यों डाला जाएगा? क्योंकि वो आपको चेक करना चाहेगा कि आपको चारों तरह के वेद्य, चारों चतुष्पाद याद है या नहीं। ये एक क्वेश्चन सबको कवर कर देगा। ठीक है, स्मृति तत्परता क्रिया। तो तत्पर, तत्पर मतलब एकदम आया पेशेंट, फटाफट इसलिए फटाफट मेडिसिन दे दी। क्रिया, और चिकित्सा में भी क्रिया मतलब उसको चिकित्सा करने योग्य हो। यस्येते षड्गुणा तस्य, यस्येते मतलब जिसके अंदर ये 6 गुण रहते हैं विद्यमान, जिस वेद्य में, वो साध्य का अतिवर्तन नहीं करता। इसका मतलब क्या? साध्य का अतिवर्तन नहीं करेगा मतलब वो साध्य रोगों को 100% ठीक कर देगा। समझ गए? और साध्य रोग का मतलब क्या है? साध्य रोग का मतलब क्या है? बोलो। सुख साध्य और कृच्छ साध्य दोनों। समझ गए? साध्य का मतलब क्या है? अरे शादी के 2 भेद होते हैं ना, समझो। शादी के 2 कैटेगरी होती है, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। तो यहाँ पर शादी का अतिवर्धन करने का मतलब वो दोनों को, सुख साध्य और कृच्छ साध्य दोनों को ठीक करेगा। समझ गए? क्योंकि आयुर्वेद में असाध्य की कोई
चिकित्सा नहीं है, असाध्य का कोई साधन नहीं है, असाध्य का कोई विकल्प नहीं है। पल्ले पड़ गई क्या बात? आप बोलते नहीं हो, बड़ी खतरनाक कहानी। इसीलिए तो मैंने बोला साध्य का मतलब सुख साध्य कृत साध्य, ठीक है ना, वो दोनों का अतिवर्तन नहीं करेगा, मतलब वो असाध्य तरह उनको ठीक कर देगा। ठीक, अब आ जाओ, विद्यामति कर्म दृष्टि अभ्यास सिद्धि आश्रय वेद्य शब्द निष्पत्तावलम अवलोकम एक ये 6 गुण। देखो क्या बोला, विद्या का मतलब, इनका मतलब बता रहा है, एक एक का मतलब बता रहा है। विद्या का मतलब क्या है? आयुर्वेद का ज्ञान, ठीक है, समझ गए ना। विद्या मतलब हमारे शास्त्र का ज्ञान। मति का मतलब निर्मल बुद्धि, उसकी बुद्धि एकदम निर्मल है, विपुल है। फिर कर्म, कर्म दृष्टि का मतलब चिकित्सा क्रम को बार बार देखना, जैसे आपने सर्जरी बार बार देखी, पंचकर्म बार बार देखा, वमन कराया, विरेचन कराया, बस्ती थी, ऐसे। कर्मों का अभ्यास, फिर उनको हाथ से किया, देखा और करा। पहले शुरू में हम जाते हैं तो क्या करते हैं? खड़े रहते हैं, बस्ती कैसे लगाते हैं, वमन कैसे कराते हैं, विरेचन कैसे कराते हैं, शाश्वत कैसे करते हैं, सर्जरी देखते हैं ना पहले। फिर जैसे हम, उसका उदाहरण सबसे बढ़िया बताता हूँ, एनाटॉमी के लैब में गए होंगे फर्स्ट ईयर में डिसेक्शन करने के लिए, तो स्काल्पल पहले ही दिन पकड़ लेते हो क्या? नहीं पकड़ते ना, थोड़े दिन तो दूर खड़े रहते हो, यूं पकड़ के, यूं करके खड़े रहते हो, यूं करके। और कुछ कुछ तो चक्कर खा के बेहोश ही हो जाते हैं। हमारे साथ वाले एक दो तो ऐसे थे जो आए दिन ही चक्कर खा के बेहोश होते थे एनाटॉमिकल लैब में, क्योंकि उन वहां पर एक तो डेड बॉडी की स्मेल प्लस फॉर्मेलिन की स्मेल, दोनों से वो बेहोश या चक्कर हो जाता है यूं करके, कभी आंखें जल रही, कभी क्या हो रहा है। तो फिर स्कैल्पल कौन पकड़ता था? जो सबसे ज्यादा बार सर को ट्रस्ट हो जाता था कि हाँ ये सही से डिसेक्शन करेगा। तो समझ गए ना, पहले देखते हैं फिर करते हैं, यही वाला। तो कहाँ गया? कर्मों का अभ्यास, सिद्धि मतलब चिकित्सा कार्य में सफलता के लिए सिद्धि का होना, ठीक है ना। फिर आश्रय का मतलब श्रेष्ठ गुणों के अधीन होना। इन 6 गुणों में से एक गुण का रहना भी वैद्य नाम ग्रहण करने के लिए पर्याप्त है। इनमें से एक गुण भी होगा ना आपके अंदर, यू आर वैद्य, वाह। पर आप आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान नहीं रखते, आपकी बुद्धि निर्मल नहीं है, आप चिकित्सा कर्म को ढंग से देखते ही नहीं हो, आप कर्म का अभ्यास करते ही नहीं हो, आप सिद्धि के लिए, चिकित्सा के लिए प्रवृत्ति नहीं होती, सही से हिस्ट्री नहीं लेते आप ना, सही से प्रोफेशन को देखते हो, और एक गुरुजनों के, श्रेष्ठ गुरुजनों के अधीन। और श्रेष्ठ गुरुजन तो साथ में दिया लेके निकलो, नहीं मिले, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाओ अगला श्लोक 24 पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आज क्लास जल्दी हो गई क्या है? ये चैप्टर फटाफट हो गया क्या? नहीं, 1 घंटे में हो जाएगा? अरे छोटा सा चैप्टर है, बच्चा सा है। कितने श्लोक है इसमें? 26, मतलब ये मानो 25-26 श्लोक है। मैंने तेज स्पीड से पढ़ाया गया चैप्टर, बड़ा स्लो पढ़ाया ना। अरे राम आशीष क्या हुआ रे? फरीन स्पीड से लगा क्या? स्पीड से पढ़ाया? अरे एक एक चीज तो खोल खोल के बता रहा हूँ। अब आ जाओ, ये बहुत इंपोर्टेंट, शास्त्र और बुद्धि का संबंध किसका? केवल अब देखो, पहले था शस्त्र शास्त्र सलील, उसमें से एक निकाल दिया कि भाई हमको ना तो सलील चाहिए ना शस्त्र चाहिए, हमको चाहिए शास्त्र। उसका बुद्धि के साथ क्या रिलेशन है? देखो, तो लिखा है शास्त्र ज्योति प्रकाशार्थम, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा? शास्त्र ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मना। इसको ब्रैकेट लगाना, पहले ब्रैकेट लगाना, शास्त्र ज्योति प्रकाशार्थम, फिर दर्शनम बुद्धिरात्म। देखो इसका मतलब क्या है, ये ध्यान रखो। देखो क्या लिखा है कि शास्त्र, शास्त्र की ज्योति किसके समान है? किसके समान है शास्त्र? उस ज्योति के समान है, जलती हुए दिया, उस ज्योति के समान है शास्त्र। जो क्या करता है? शास्त्र अपने अर्थों को क्या करता है? प्रकाशित करता है, या फिर लोगों के लिए वो उपलब्ध है, ठीक है ना। तो शास्त्र ज्योति प्रकाशार्थम। फिर अपनी बुद्धि, क्या बोल रहा है वो? अपनी बुद्धि, कौन सी बुद्धि आई? ऊपर देखो लिखा ना, शुद्ध बुद्धि बोला था ना, निर्मल बुद्धि। तो वो निर्मल बुद्धि किसका कार्य करती है? उस नेत्र के समान है, ये आंखें हैं, उस नेत्र के समान वो बुद्धि है जो उस प्रकाशित शास्त्र को देख पाता है। समझ गए?
पहले तो ये समझ भी नहीं आता है श्लोक, रट्टा मारना पड़ता है। शास्त्र ज्योति प्रकाशातम दर्शनम बुद्धिरात्मनम, और वो दर्शन, वो नेत्र, वो चक्षु किसके समान है? उस बुद्धि के समान है, ठीक है ना, या वो बुद्धि, शुद्ध बुद्धि उस चक्षु के समान है, ठीक है ना। जो शास्त्र रूपी, देखो अब आ गया शास्त्र रूपी, मतलब ये चरक संहिता, ये चरक संहिता ये क्या है? जलता हुआ दिया है, ये एक जलता हुआ दिया है जिसकी ज्योति पूरे रूम में फैल रही है। इसका मतलब ये शास्त्र है, ये चरक संहिता है जिसकी, जिसका ज्ञान मुझे कैसे दिखेगा? इन चक्षुओं से। लेकिन वो चक्षु कौन से होंगे? बुद्धि रूपी चक्षु होंगे, समझ गए? उनको देख कर फिर कोई चिकित्सा करेगा तो वो चिकित्सा में कभी भी अपराध को नहीं करेगा, मतलब चिकित्सा में वो गलती नहीं करेगा, एज इट इज डायग्नोसिस करेगा, एज इट इज। ऐसी कैसे बंद हो गई? तो वो व्यक्ति शास्त्र युक्त ज्योति और बुद्धि रूपी दर्शन को लेके कभी भी चिकित्सा करेगा तो अपराध को प्राप्त नहीं करेगा, चिकित्सा में फेल नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि वो चिकित्सा में फेल नहीं हुआ है, गलती नहीं करेगा। अब आ जाओ, देखो ये बोल रहा है कि कितने पाद वेद्य के आश्रित, बताओ कितने पाद ऐसे हैं जो वेद्य के आश्रित है? बोलो बोलो बोलो। 3 पाद। अरे वेद्य प्रधान है तो वो तीनों पे शासन करेगा, तो वो क्या है? चिकित्सिते त्रय पादात यस्माद वेद्य पिपाश्रया, ठीक है ना, याद हो जाएगा ना। तो आप सोचो, आप 4 पाद होते उसमें एक वेद्य के आश्रित 3 ही होंगे बचे हुए। तस्माद प्रयत्नम अति प्रयत्नम तिष्ठेत भिषक स्वगुणात् संपदी। फिर उसके बाद वेद्य की 4 वृत्तियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये श्लोक याद करना है। 26 नंबर, मैत्री, मित्रता का भाव पेशेंट से। आज हमने 3 पेशेंट देखे, 3 पेशेंट देखे, लेकिन 3 घंटे लगे। सोचो 3 पेशेंट को 3 घंटे देने पड़े, पूरा बायोडाटा। कभी कभार तो ताजुब होता है कैसे कैसे पेशेंट आते। मैत्री कारुण्यम आर्तेषु, मैत्री कारुण्यम, करुणा दया का भाव, आर्तेषु, ठीक है ना। आर्तेश मतलब रोगी पर, आर्तेषु, आर्तेषु मतलब क्या होता है? रोगी। और करुणा, करुणा का भाव, तो रोगी पर करुणा का भाव। फिर शक्य, शक्य मतलब, शक्य प्रीति का मतलब, अरे एकदम स्मूथली ट्रीट करेगा। अच्छा आपका ये, धीरे से हाथ लगाएगा, यूं पर्स पकड़ेगा, ऐसा। फिर प्रेम से चिकित्सा करेगा, उसको अच्छे से प्यार से समझाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसे कर। तो शादी रोगों में शक्य प्रीति मतलब प्यार से, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, चिकित्सा करना। और फिर आया बहुत इंपॉर्टेंट, प्रकृति स्तेषु भूतेषु। यहाँ पर प्रकृति स्तेषु भूतेषु का मतलब क्या है? देखो नीचे लिखा है ना, प्रकृति स्तेषु भूतेषु, मतलब नीचे नीचे फुटनोट में, प्रकृति शब्देन मरणम उच्यते, समझ गए? फिर लिखा प्रकृति स्था आसन्न मृत्यु एवं उपेक्षणम चिकित्सार्थ ग्रहणम, समझ गए? कि जो मरने वाला पेशेंट है उसकी उपेक्षा कर देगा। इसका मतलब क्या है बताओ, कोई मुझे इसका मतलब बताएगा? कि जो प्रकृति स्थेषु भूतेषु है, मतलब जो मरण के समीप गया व्यक्ति है, जो रोगी मरण के समीप चला गया, उसके लिए वो क्या करेगा बताओ? उसकी क्या करेगा? अरे उपेक्षा करेगा, तब भी तो क्या होगा? आगे 10वें चैप्टर में आएगा, असाध्य की चिकित्सा नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्या दिख गया? अरिष्ट लक्षण दिख गया, समझ गए ना। मरण के समीप गया, इसका मतलब क्या? उसको अरिष्ट का भी ज्ञान है, उसको असाध्य का भी ज्ञान है। असाध्य ज्ञान, असाध्य का ज्ञान भी है और उसको अरिष्ट का है, उसको पता चल गया। और जब अरिष्ट का पता चल जाए तो उस व्यक्ति को रोगी को भेज देना चाहिए, मतलब उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। ये गुण भी आना चाहिए कि पेशेंट को उपेक्षा, या पेशेंट की उपेक्षा करना, मतलब उसको घर वालों को बोलो इसको ले जाओ कहीं और ले जाओ, मैं नहीं कर सकता, ये मर जाएगा, या ये मरने वाला है, इसकी सेवा करो। बोलते हैं ना गाँव में, ऐसा लगता है ना, कोई किसी की, जैसे एलोपैथी वाले डॉक्टर अक्सर बोलते थे
ये ठीक नहीं होगा तो बोलते हैं घर वालों को इसकी सेवा पानी करो घर पे, इसको अच्छे से रखो थोड़े दिन, 15-20 दिन, महीना भर, फिर ये निकल लेंगे, है ना। तो समझ गया, प्रकृति स्तेजी भूतेश मतलब जो मरण के समीप गया उस असाध्य रोगी की उपेक्षा भाव रखना, डू नॉट ट्रीट। और ऐसा करेगा तो किस क्या होगा बताओ, जो असाध्य की चिकित्सा करता है उसके लिए क्या होता है बताओ, कोई बताएगा। उससे पहले था, उससे पहले पहला वर्ड अर्थ विद्या, अरे 4 वर्ड थे, बोलो क्या क्या। अर्थ विद्या यशो हानि, अगला वर्ड क्या था, उपक्रोशम, क्या था, और उपक्रोशम का मतलब मैंने क्या बताया था, उपक्रोशम मतलब जनापवाद, लोगों में निंदा का पात्र बनेगा वो। उपकोष का मतलब क्या है, जनापवाद, लिख लेना टीका, 10वें चैप्टर में आएगा, ठीक है ना, मैं बताऊंगा अगले चैप्टर में आएगा, कल आएगा, कल या परसों। उपकोष का मतलब जनापवाद, लोगों की निंदा का पात्र बनेगा। अब ये हो गया। इसके बाद आया देखो 28 नंबर, ज्ञानानि बुद्धि ब्राह्मी च बीसजा या चतुर्विधा। तो क्वेश्चन आता है कि बुद्धि ब्राह्मी कितनी होती है, क्या बोलेगा वो, बुद्धि ब्राह्मी कितनी होती है बताओ, 4। ये भी आ सकता है, क्वेश्चन आएगा, ज्ञानानि बुद्धि ब्राह्मी च बीसजाम या डॉट 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 त्रिविधा, चतुर्विधा, पंचविधा या अष्टविधा, ऐसे अगर क्या आएगा, षटविधा भी आ सकता है, अष्टविधा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। त्रिविधा तो नहीं दूंगा, चतुर्विधा, पंचविधा, षटविधा, अष्टविधा, तो ये ध्यान रखना है आपको, चतुर्विधा ऑप्शन यही आएंगे, ऑप्शन है जी, ध्यान रखना। ये खुड्डा चतुष्पाद चैप्टर हो गया। अब बताओ आपको कुछ आगे पढ़ना है, 10वां भी एक लेक्चर में करवा दूंगा मैं, या नहीं पढ़ना, बोलो बोलो बोलो। मैं चाहूँ तो आज 10वां भी करा सकता हूँ 10:30 बजे तक, बोलो। चलो कल करें। अब आपको 9 चैप्टर तक रिवाइज करना है, कल 9 चैप्टर रिवाइज होने चाहिए आपकी एक सीटिंग में, आज और कल। कल संडे, कल सुबह क्लास लूं, कल कब कब लूं बताओ। अरे भाई ठीक है, इसी टाइम लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं कभी भी क्लास का टाइम थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकता हूँ, 5 बजे के बाद 5 से 6 भी ले सकता हूँ, 5 से 6:30 भी ले सकता हूँ, डिपेंड ऑन माई मूड, है ना, या फुर्सत। समझ गए। अच्छा, आपने हिस्ट्री पढ़ी जो मैंने बोली थी वो, हिस्ट्री पढ़ी क्या, किस किस को याद होगी हिस्ट्री, और चरक के 9 चैप्टर याद रखना, क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आ सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट आएगा। हाँ तुझे याद नहीं होगा तो अब क्या भगवान को याद हो, ब्रह्मा जी आएंगे क्या, हाँ, कितनी बार पढ़ा दिया, अब कितनी बार पढ़ेगा, हाँ? चल ठीक है, आज इतने करें, मिलते हैं कल, मैसेज करूंगा वैसे। अरे कैसे अभी नहीं यार, मैं खुद थका हुआ हूँ यार, ठीक है, रेस्ट करूंगा, मुझे बहुत काम है, अभी भी बहुत काम है, बहुत सारा काम बाकी है, खाना खाना है, काम बाकी है, नीचे वेट करें। चलो ठीक है।